हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंटरशिप। हमारे न्यू यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंटरशिप में आप लोगों का स्वागत है। और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूं। परफेक्ट 1 ईयर स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी सीएसई। एक साल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, यूपीएससी का जब एग्जाम देते हैं ना, तो उनमें से 9 to 10% स्टूडेंट्स का पहली बार में सिलेक्शन होता है। मतलब 100% में से 9 to 10% ऐसे लोग होते हैं जिनका पहली बार में यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये सब चीजें गलत है। अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, जब हम अगर यूपीएससी के लिए स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस को हम अच्छे से पढ़ लें। सिलेबस को अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझ पाओगे कि क्या कंटेंट आपको पढ़ना है और क्या कंटेंट आपका काम का नहीं है। चीजों को एलिमिनेट करना भी सीख पाओगे और चीजों को पढ़ना भी सीख पाओगे कि क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में है भी या नहीं है ना। तो ये आप इजीली जज कर पाओगे। सिलेबस को शुरुआत में हमको कहाँ कहाँ देखना है? नोट्स अगर आप बना रहे हो तो सिलेबस को देखो। ऑप्शनल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिलेबस को देखो ऑप्शनल का। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर आप सिलेबस को देखो। तो उससे आपको हेल्प में मिल पाएगा कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में आएगा क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए और क्या कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज ये कि जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बना लो कि कब आपको ऑप्शनल पढ़ना है, कैसे आपको सब्जेक्ट पढ़ना है ना, किस तरीके से आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी शुरुआत से ही बननी चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब आप यूपीएससी के लिए प्लान करो और 1 ईयर के लिए आप सारी चीजें फिनिश करने का प्लान कर रहे हो, तो ये देखो कि आप जो जीएस वाला पोर्शन है ना, उसको आप प्रीलिम्स के पहले फिनिश कर लो। लगभग 80 to 85% आपका जीएस का पोर्शन प्रीलिम्स के पहले फिनिश हो जाना चाहिए, है ना। अब हम आगे देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ ऑप्शनल बिफोर प्रीलिम्स। और ये भी याद रखिए आप कि ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो आप प्रीलिम्स के पहले पूरा कवर कर लें, ठीक है। और आप प्रीलिम्स के पहले सफिशिएंट आंसर राइटिंग करें। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, आपने सफिशिएंट आंसर राइटिंग की हो हर टॉपिक के बारे में, हर जीएस पोर्शन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आप इंश्योर करो कि आपने सफिशिएंट आंसर राइटिंग कर ली है प्रीलिम्स के पहले। तो 3 पॉइंट क्या है? आपका 80 to 85% पार्ट जीएस पोर्शन का कवर हो जाना चाहिए। आपका ऑप्शनल एक बार खत्म हो जाना चाहिए प्रीलिम्स के पहले, और आपने अच्छी खासी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी होनी चाहिए प्रीलिम्स के पहले। तो ये 3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो या यूपीएससी के लिए प्लान करो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीजें को डिवाइड करना है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मई से अप्रैल तक की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। एक साल है। अब इसमें आप भले जनवरी से कर रहे हो तो आप जनवरी से अपनी ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैंने आपको एक रफली बताया है कि मैक्सिमम लोग जो स्टार्ट करते हैं मई और जून से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चालू करते हैं, है ना। तो ये 1 ईयर की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको चीजों को कवर करना है। जैसे अब हम बात करते हैं मई से लेके अक्टूबर तक, है ना। तो मई से लेके अक्टूबर में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है और कैसे कवर करना है। देखो, आपकी ये शुरुआत के 2 महीने हैं मई और जून, इसमें आपकी बेसिक जो एनसीईआरटीज है, एनसीईआरटी जो आपका बेसिक कवर करती है ना, ये आपकी कवर हो जाए। ऐसा नहीं आपको पूरी एनसीईआरटीज पढ़नी है ना। आप 11th और 12th की सबकी एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे आपका काम हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट की, है ना। और ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो वर्किंग नहीं है और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आपकी मई और जून में आपको क्या करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी खत्म कर लेनी है। अब हम जुलाई से अक्टूबर तक क्या करना है? जुलाई से अक्टूबर तक आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आप
कि दो सब्जेक्ट आप साथ में लेकर चलो, एक साथ लेकर चलो। जीएस के जो दो सब्जेक्ट है उस आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, है ना, जो आपस में कनेक्टेड हो। ऐसे दो सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपस में कनेक्टेड हो, और एक सब्जेक्ट आपका जैसे ही खत्म हो जाए, दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए, आप दूसरे से आप उसको रिप्लेस कर दो। तो दो सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेकर चलना है। या तो आप एक दिन में 3-3 घंटे दे सकते हो दोनों सब्जेक्ट को, या एक हफ्ते में 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरे 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, है ना। और जो लास्ट डे 7th डे है उसमें आप रिवीजन करो, है ना, 3 से 4 घंटे रिवीजन को दो जो आपने पढ़ा है। ये शुरुआत में करना है आपको, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा रिवीजन कैसे करना है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दिए, दूसरे 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दे दिए, या फिर आप 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, और 7वें दिन आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गई कि, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में कम से कम आपको 9 से 10 घंटे दे रहे हैं, तो 6 घंटे तो आपके कहाँ कंज्यूम हो गए शुरू में, दो सब्जेक्ट को कवर करने में। ठीक है, और आपको कम से कम 2 घंटे ऑप्शनल को दे रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बाद में ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चालू करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। आपको जो ये टाइम पीरियड है जुलाई से लेके अक्टूबर का, इसमें कम से कम 25 to 30% आपका ऑप्शनल को कवर करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो करना ही है। ऐसा ना करें आप कि न्यूज़पेपर रीड करना आप बंद कर दें, है ना। आप अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर रखा है तो आप वहां पर भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़े जरूर, है ना। 1 घंटा कम से कम न्यूज़पेपर रीडिंग में दें। शुरुआत में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और धीरे धीरे वो टाइम कट होके 45 मिनट या 1 घंटे का हो जाएगा, है ना। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करें इस समय में। अब हम देखते हैं कि नवंबर और फरवरी मंथ में हमको क्या करना चाहिए। नवंबर और फरवरी मंथ के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो, आपके दो सब्जेक्ट तो लगभग यहाँ पर कवर हो चुके हैं जीएस के, है ना, और आपका ऑप्शनल जो है 25 to 30% यहाँ पर कवर हो चुका है। फरवरी तक आपको क्या करना है, 4 महीने में आपको क्या करना है कि 4 महीने में आपका जो जीएस का पोर्शन है लगभग 80 to 85% कवर हो चुका हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है ना। और आपका जो ऑप्शनल है वो इन 4 महीनों में खत्म हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका लगभग 25 to 30% ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आपका 100% पार्ट कहाँ कवर हो जाना चाहिए, नवंबर और फरवरी वाले मंथ में आपका ऑप्शनल पूरा खत्म होना चाहिए, और जीएस का लगभग 80 to 85% कवर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मार्च से लेके प्रीलिम्स तक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं मार्च और अप्रैल की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, मार्च और अप्रैल की बात करें तो मार्च और अप्रैल में आप प्रीलिम्स को मेन प्रायोरिटी अपनी दें। मतलब अब आपका काम जो है प्रीलिम्स को मेन प्रायोरिटी देना है ना। और आप कुछ मेंस का पोर्शन यहाँ पर रिवाइज करते रहें। जो 80 to 85% आपने पढ़ा है उसको आप यहाँ पर रिवाइज करते रहें। 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर देने हैं, क्योंकि अब आपका ऑप्शनल को आपको अलग से टाइम नहीं देना है। तो ये याद रखें, आप इस समय में रिविजन भी करते रहें, है ना, और प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहें। अब हम देखते हैं कि आपको जो आगे वाला टाइम है, मतलब अप्रैल से लेके जो प्रीलिम्स तक का टाइम है, उसमें क्या करना है। देखो, और साथ में याद रखना, नवंबर फरवरी में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करनी है, मार्च और अप्रैल में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखनी है। अब अप्रैल से लेके प्रीलिम्स तक की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल के से लेके प्रीलिम्स तक की आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। मॉक टेस्ट और एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे आप ये ध्यान रख पाओगे कि आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में आपको याद भी रह रहा है नहीं। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो अप्रैल के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पढ़ने हैं, और इस समय में आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को लिमिट कर सकते हो, है ना। आप देखो कि क्या अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है तो वो आपने न्यूज़पेपर में से पढ़ लिया। तो यहाँ पर ऐसा समय है कि जब आपको अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को लिमिट करना है और टोटली प्रीलिम्स के बारे में पढ़ना है। प्रीलिम्स के बारे में पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और टेस्ट देने। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अप्रैल के बाद वाले टाइम में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के बाद वाले टाइम, यानी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको क्या करना है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। पहला पार्ट क्या हो गया, जब प्रीलिम्स से लेकर
प्रीलिम्स के रिजल्ट तक आपको क्या करना है। तो जो 80 से 85% पार्ट आपका कवर था और जो 15-20% आपका पार्ट कवर नहीं हुआ था वो आप इस टाइम पीरियड में करें। जीएस का जो 15-20% पार्ट आपका कवर नहीं हुआ था वो आपको करना है, और साथ में आपका मेंस का सिलेबस आपको रिवाइज करना है। जो आपने 80-85% पार्ट पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, और जो 15-20% पार्ट बचा है वो आपको प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, प्रीलिम्स में का रिजल्ट आ गया आपका, प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीलिम्स से लेकर आपको मेंस तक के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए वो मैं बता देता हूं। आप देखो क्या करो, पहली बात तो आप प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट कर दो। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लो, है ना। तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर ली, ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। साथ में आप ऑप्शनल को भी रिवाइज करते रहो और ऑप्शनल की भी प्रैक्टिस करते रहो। इस समय में आपको क्या करना है, ऑप्शनल को रिवाइज भी करना है और ऑप्शनल की प्रैक्टिस करनी है। जो हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं ना, वो आप मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज दो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं करना न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ना है। न्यूज़पेपर आगे आपको इंटरव्यू में भी काम में आएगा और मेंस में भी हेल्प करेगा, तो न्यूज़पेपर को रीडिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या करना है। मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, मई से अक्टूबर में आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाना चाहिए, और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके जीएस के कवर हो जाने चाहिए, और आपका ऑप्शनल का 25-30% हो जाना चाहिए। नवंबर से फरवरी में आपको क्या करना है, कम से कम आपका जीएस का 80-85% कवर हो जाना चाहिए, ऑप्शनल पूरा एक बार कवर हो जाना चाहिए। आपको इस समय में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग तो कंटिन्यू रखनी ही है, ये करना है आपको। जैसे ही फरवरी का मंथ एंड हो जाता है, मार्च से प्रीलिम्स तक आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, पहले मार्च से अप्रैल तक क्या स्ट्रेटेजी करनी है कि मार्च से अप्रैल तक आपने जो 80-85% पार्ट पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। फिर अप्रैल के से लेके जब तक प्रीलिम्स नहीं आता उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को लिमिट कर देना है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप पढ़ लो, ठीक है। अब हमको मेंस का भी कुछ नहीं पढ़ना है, मेंस का भी रिवाइज नहीं करना है, अब सिर्फ हमको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जहां आपको लगता है कोई टॉपिक आपका छूट गया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको कवर करना है। अब अगर हमारा प्रीलिम्स से लेकर प्रीलिम्स का रिजल्ट तक क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपका जो 10-15 to 20% आपका मेंस का पार्ट रह गया है वो आप पढ़ लो यहाँ पर, और मेंस का आप पोर्शन रिवाइज करते चलो। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, है ना, मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। उसके बाद ये कब की बात कर रहा हूँ, जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, आपको पता चल गया प्रीलिम्स का रिजल्ट है क्या, ऑप्शनल को रिवाइज करते चलो और ऑप्शनल को की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ना। और लास्ट मंथ जो रहता है ना मेंस वाला, उसमें अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है या कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको याद नहीं रह पा रहा है, तो उस समय में ये भी काम करो, आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने का काम आप कर सकते हो लास्ट मंथ। यानी मान लो अगर सितंबर में आपका मेंस है तो लास्ट में ही रहता है ज्यादातर, तो आप 25-30 डेज इस चीज को भी दे सकते हो कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको रिवाइज कर रहे हो। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के बाद वाला टाइम, तो इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करें, ये ध्यान रखें, है ना। और जैसे ही आपका मेंस का टाइम हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, 3-4 दिन का आप रेस्ट ले लो, उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी कर दो, है ना। तो ये अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, ये आपकी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये स्ट्रेटेजी को आप चेंज भी कर सकते हो, जहां आपको लगता है कि यार मैं ये चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मान लो आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है तो वहां हो सकता है आपको कम समय लगे, हो सकता है जीएस का कोई पोर्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना, आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो, तो वहां पर आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो वहां आप एनसीईआरटी को छोड़कर स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, है ना। तो
मतलब डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हो, जरूरी नहीं है आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। लेकिन इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी 1 साल की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप चीजों को स्ट्रेटेजाइज करें ताकि आपका सिलेक्शन होने से पहली बार में कोई ना रोक पाए। तो एक स्टोरी भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा इसी के साथ। जो माइकल फिलिप है, अगर कोई उनके बारे में नहीं जानता, तो माइकल फिलिप स्विमिंग के चैंपियन है। और वो क्या करते हैं कि संडेज को भी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा भी था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उससे क्या होता है ना कि वो लगभग 55 आवर्स एक पूरे ईयर में अपनी कॉम्पिटिटर से आगे रहते हैं, क्योंकि वो संडे को भी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे उनके जो कॉम्पिटिटर है, लगभग सभी लोग संडे को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस तरीके से, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है, लेकिन इस तरीके से आप स्मार्टली चीजों को प्रिपेयर करें ताकि आप और लोगों से अलग हो पाए, और लोगों से आपकी एक अलग स्ट्रेटेजी हो पाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी हेल्प मिली होगी आपको कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजाइज करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।